हमारी दुनिया की लंबी कहानी में कुछ लीडर सितारों की तरह चमकते हैं। वो तब दिखते हैं जब रात सबसे ज्यादा डार्क होती है। वो अपनी कौम को बड़े तूफानों से निकालकर गाइड करते हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद दूसरे उन्हीं लीडर्स में से एक थे। वो लाखों लोगों के लिए एक रोशनी थे। वो ऑटोमन एम्पायर के आखिरी ताकतवर खलीफा थे। उन्होंने पावरफुल फोर्सेस के खिलाफ खड़े होकर मुकाबला किया। उन्होंने एक ऐसे फ्यूचर का सपना देखा जहां उनकी कौम स्ट्रांग और यूनाइटेड हो। उन्हें ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जो ज्यादातर लोगों को तोड़ देते, लेकिन वो नहीं टूटे। वो 30 साल से ज्यादा टाइम तक स्ट्रांगली खड़े रहे। उनका नाम हिस्ट्री में गूंजता है। कुछ लोगों के लिए वो एक स्ट्रिक्ट रूलर थे जो एक गिरती हुई एम्पायर को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लाखों और लोगों के लिए वो उम्मीद की निशानी थे। 1876 में ऑटोमन एम्पायर के लिए एक नया चैप्टर शुरू हुआ। अब्दुल हमीद नाम का एक आदमी सिंहासन पर बैठा। वह फर्स्ट रो में पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने एक शांत लाइफ जी, देखते और सीखते हुए। उन्हें अकेलापन और पढ़ाई पसंद थी। इस शांत आदमी को अचानक मुस्लिम दुनिया का सबसे भारी ताज मिल गया। ऑटोमन एम्पायर में बहुत गड़बड़ी थी। उसे यूरोप का बीमार आदमी कहा जाता था। जमीनें कम हो रही थी, फाइनेंस खत्म हो चुका था, लोग बंटे हुए थे। यह वह दुनिया थी जो अब्दुल हमीद को विरासत में मिली, प्रॉब्लम की दुनिया। वह सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय बन गए। उनकी उम्र 34 साल थी। उन्होंने पावर में आते ही जश्न नहीं मनाया। यह उनके लिए इनाम नहीं बल्कि बोझ था। एम्पायर बहुत बड़ा था, 3 कॉन्टिनेंट पर, लेकिन वह कमजोर था। यूरोपियन पावर्स गिद्धों की तरह मंडरा रही थीं। उन्होंने स्कॉलर्स और एनवॉयस को दुनिया भर की मुस्लिम कम्युनिटीज में भेजा। वह एक ग्लोबल मुस्लिम यूनिटी का एहसास पैदा करना चाहते थे, जिसके सेंटर में ऑटोमन कैलिफेट हो। उन्होंने लीडरशिप और सपोर्ट के लिए इस्तांबुल की तरफ देखा। उन्होंने उन्हें अपने न्यूज़पेपर्स में एक टायरेंट डिक्टेटर के तौर पर दिखाया, लेकिन लाखों मुस्लिम्स के लिए वह एक प्यारे और रिस्पेक्टेड लीडर रहे। उनकी लीडरशिप बहुत पर्सनल भी थी। वह दिन रात स्टेट अफेयर्स को संभालने में बिताते। उन्होंने इंपॉर्टेंट डिसीजंस किसी और को नहीं सौंपे। वह हर डिटेल में शामिल थे। वह एक रिफॉर्मर थे। उन्होंने अपने विजन को रियलिटी में बदलने के लिए टायरलेस काम किया। वह सिंपल हैबिट्स के आदमी भी थे। वह अपनी ह्यूमिलिटी के लिए भी जाने जाते थे। सुल्तान अब्दुल हमीद दूसरे सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वो अपनी सल्तनत के लिए एक नया फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो जानते थे कि वेस्ट अपनी टेक्नोलॉजी और एजुकेशन की वजह से पावरफुल है, और उन्हें यकीन था कि उनकी कौम को उनसे आगे बढ़ने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने मॉडर्नाइजेशन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू किया। वो वेस्ट से साइंस और टेक्नोलॉजी लेना चाहते थे, लेकिन उसकी कल्चर नहीं। वो एक ऐसी मॉडर्न सल्तनत बनाना चाहते थे जो अब भी अपने इस्लामिक फेथ और वैल्यूज में मजबूती से जुड़ी हो। ये उनका ग्रेट विजन था, मॉडर्न और ट्रेडिशनल का कॉम्बिनेशन। एजुकेशन उनके प्लान का कॉर्नरस्टोन थी। उन्होंने लॉ, उन्होंने मेडिसिन, उन्होंने इंजीनियरिंग, उन्होंने फाइनेंस, उन्होंने आर्ट्स के लिए मॉडर्न स्कूल खोले। उन्होंने इस्तांबुल में पहली मॉडर्न यूनिवर्सिटी बनाई। वो नई जनरेशन चाहते थे जो हुकूमत चला सके, इकोनॉमी को मैनेज कर सके और सल्तनत का डिफेंस कर सके। उन्होंने सड़कों, ब्रिजों और टेलीग्राफ लाइनों के कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज किया। टेलीग्राफ अपने टाइम का इंटरनेट था। उन्होंने पोस्टल सर्विस को एक्सपैंड किया। उन्होंने नए पोर्ट्स बनाए और फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की, जिससे सल्तनत की फॉरेन इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम हुई। सुल्तान अब्दुल हमीद दूसरे के सभी बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक बहुत खास है। ये एक सपने से बना प्रोजेक्ट था। ये हिजाज रेलवे था। दमिश्क, हिजाज इलाका, मक्का। ये एक बहुत ही मुश्किल काम था। रेलवे को 1000 किलोमीटर से ज्यादा रेगिस्तानी इलाके को पार करना था। बहुत से लोगों ने कहा यह नामुमकिन है। ये एक पवित्र मिशन था। ये लाखों हाजियों के लिए सफर को आसान और सेफ बनाता। ऊंटों के काफिले में महीने लग सकते थे। रेलवे सफर को कुछ दिनों तक कम करता। दूसरा, स्ट्रेटेजिक मकसद, रेलवे फौज और सामान जल्दी से भेजने देता। ऑटोमन एम्पायर गरीब था, खुद ये खर्चा नहीं उठा सकता था। सुल्तान ने यूरोपियन बैंक से लोन लेने से मना कर दिया। उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों से डोनेशन मांगे। रिस्पांस बहुत अच्छा था। हिंदुस्तान, मिस्र, रूस, इंडोनेशिया, अफ्रीका, ये पूरी उम्माह के लिए प्रोजेक्ट बन गया। हिजाज रेलवे आम मुसलमानों के प्यार और कुर्बानियों से बना। ये उनकी रेलवे थी। ये सुल्तान का सम्मान बनाता। वो पवित्र शहरों के सेवक थे। वो
ग्रेट पॉलिटिक्स और बड़े प्लान्स के अलावा ऐसी स्टोरीज भी हैं जो हमें सुल्तान अब्दुल हमीद दाइवो के दिल को दिखाती है। ये स्टोरीज एक ऐसे इंसान को दिखाती है जिसमें डीप कंपैशन और पर्सनल डिवोशन था। वो एक दूर के किंग नहीं थे, वो आम लोगों के वेलफेयर का बहुत ध्यान रखते थे। ऐसा कहा जाता है कि हर फ्राइडे पब्लिक प्रेयर्स के बाद वो किसी भी कंप्लेनर से रिक्वेस्ट लेते थे। वो इसे गॉड के सामने अपनी ड्यूटी मानते थे कि उनके रूल में रहने वाले हर एक इंसान के लिए जस्टिस हो। एक फेमस स्टोरी है एक फ्रेंच कंपनी के बारे में जो यरूशलेम में बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी। उन्होंने तुरंत उसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने एक सख्त लेटर लिखा जिसमें कहा गया कि मैं आपको इस जमीन का एक मुट्ठी भर भी नहीं बेच सकता क्योंकि ये मेरी नहीं है, ये मेरी नेशन की है। हम किसी को इसे हमसे छीनने नहीं देंगे। उन्होंने अपने महल में एक बहुत बड़ा चैरिटी किचन बनाया। हर दिन ये किचन हजारों गरीब लोगों, अनाथों और विधवाओं को खाना खिलाता था। उन्होंने ये दिखावे के लिए नहीं किया, उन्होंने इसे चुपचाप किया। उन्होंने पर्सनली बहुत से इंटेलिजेंट लेकिन गरीब स्टूडेंट्स की एजुकेशन के लिए भी पे किया। वो एक स्किल्ड कारपेंटर थे और अक्सर अपनी वर्कशॉप में अपने हाथों से फर्नीचर बनाने में टाइम बिताते थे। वो जो फर्नीचर बनाते उसे बेच देते और पैसे चैरिटी में दे देते। वो एक ऐसे इंसान को दिखाते हैं जो अपनी बहुत ज्यादा पावर के बावजूद कभी नहीं भूले कि वो एक सर्वेंट थे, अपनी नेशन के सर्वेंट और गॉड के सर्वेंट। 1909 में यंग तुर्क नेशनलिस्ट ऑफिसर्स के एक ग्रुप ने बगावत की। उन्होंने सुल्तान अब्दुल हमीद दूसरे को हटा दिया। उन्हें प्यारे इस्तांबुल से निकाल दिया गया। वो आदमी जिसने 33 साल तक सल्तनत को जोड़े रखने का काम किया था, उसे पावर से हटा दिया गया। यंग तुर्कों ने कंट्रोल संभाल लिया। उन्होंने सुल्तान की सावधानी भरी पॉलिसियों को छोड़ दिया। सल्तनत को तबाह करने वाली वॉर्स की एक सीरीज में धकेल दिया गया और यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खत्म हो गई। सल्तनत के हटने के 10 साल के अंदर सल्तनत पूरी तरह से गिर गई। खिलाफत खत्म कर दी गई। उनके सबसे बुरे डर सच हो गए। उनके गिरने के कई सालों बाद दुश्मनों ने हिस्ट्री लिखी। उन्हें एक बैकवर्ड जालिम के रूप में दिखाया गया। उन्होंने यादों और अचीवमेंट्स को मिटाने की कोशिश की, मगर वो नहीं कर पाए। उनकी विरासत लोगों के दिलों में जिंदा रही। यह स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में और रेलवे में जिंदा रही। टाइम के साथ एक बैलेंस्ड और सच्ची पिक्चर सामने आने लगी। आज बहुत से लोग सुल्तान अब्दुल हमीद दूसरे को एक ग्रेट और विजनरी लीडर के रूप में याद करते हैं। उन्होंने सल्तनत को अपनी रूह कुर्बान किए बिना मॉडर्नाइज करने की कोशिश की। उन्होंने कॉलोनियल वर्ल्ड में आजादी बनाए रखने के लिए स्ट्रगल किया। उनकी लाइफ हमें लीडरशिप, फेट और परसेवरेंस के बारे में लेसन सिखाती है। वो आखिरी ग्रेट सुल्तान थे, एक शानदार पास्ट की आखिरी गूंज। सुल्तान अब्दुल हमीद दूसरे का राज एक जंग से शुरू हुआ। यह ऐसी जंग थी जो वे नहीं चाहते थे। ताकतवर रशियाई सल्तनत ने उस्मानियों पर जंग का ऐलान किया। रूस ने दावा किया कि वो अनऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की हिफाजत कर रहा है, लेकिन असली मकसद जगह और पावर पर कब्जा करना था। उस्मानी आर्मी ने बहादुरी से जंग लड़ी, मगर वह रशियाई मिलिट्री मशीन का मुकाबला नहीं कर सकी। जंग एक बुरी हार पर खत्म हुई। सल्तनत ने बाल्कन खो दिया और कॉकेशस भी खो दिया। यह एक दर्दनाक झटका था। लाखों मुस्लिम्स को बाल्कन से निकाला गया। वे हिफाजत की तलाश में इस्तांबुल आए। सुल्तान ने उनकी तकलीफ देखी। उन्होंने इस्तांबुल के दरवाजे खोल दिए। वे इंस्पायर होकर मदद के ऑर्डर्स दिए। उन्होंने खाना दिया, उन्होंने पनाह दी, यहां तक कि अपने पर्सनल पैसे इस्तेमाल किए। यह इवेंट उनके इरादे को मजबूत कर गया। अंदर के चैलेंजेस भी बड़े थे। यंग उस्मानियों के एक ग्रुप ने कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया, मगर जल्दी पता चला कि यह काम नहीं कर रहा। पार्लियामेंट में बंटवारा था। मेंबर्स बाहर के असर से इन्फ्लुएंस होते थे। भारी दिल से सुल्तान ने फैसला किया। उन्होंने पार्लियामेंट सस्पेंड कर दी और कॉन्स्टिट्यूशन भी सस्पेंड कर दिया। इस फैसले ने दुश्मन बनाए। लोगों ने उन्हें जालिम कहा गया कि वे आजादी के खिलाफ हैं। वह रशिया का मुकाबला करने के लिए ब्रिटेन के साथ अलायंस करते। फिर वह ब्रिटेन को बैलेंस करने के लिए जर्मनी के साथ कनेक्शन बनाते। वह सबको गैस कराते रहे। उन्होंने अपने एम्पायर को कीमती समय दिया।